नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास रहेगी और ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। यानी क्लास फिजिक्स की है और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2। जो 2 नंबर चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। और इससे पहले चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से या फिर जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से तथा चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ही दबाना है। यानी जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को अवश्य ही दबाएंगे, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में शीघ्रता से पहुंच जाए और आप उस वीडियो को प्राप्त करके उसको देख सकें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जो बच्चे 23-24 में तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से और शीघ्रता से समझेंगे। साथ में इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि कुछ टीचर इसमें से केवल मुख्य लाइनों को ही मेंशन कराते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुख्य लाइनें कौन कौन सी होनी चाहिए और साथ में इसका पूरा व्याख्यान भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है अपना कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय से संबंधित। तो आज हम जानेंगे कि गॉस की प्रमेय का नियम क्या होता है और साथ में इसकी उत्पत्ति को किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ और किस तरीके से इसकी परिभाषा रहती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो समझिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे हमारे पास में, कार्ल्स फ्रीडरिच गॉस। तो इनका जो लास्ट नाम है गॉस यानी सरनेम, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये नियम दिया। तो इनका जो नियम प्रतिपादित हुआ वो गॉस नाम से इसका नियम प्रतिपादित हो गया, या इनका गॉस का नियम प्रतिपादित हो गया। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि इन वैज्ञानिकों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में और किस प्रकार से इस नियम को प्राप्त किया और फिर ये नियम होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कह रखा है कि कार्ल्स फ्रेडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युतावेश के बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे जिसे दोस्तों क्या बोला गया कि जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। तो आपको इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि जो गॉस का नियम दिया तो वो किसने दिया और किस प्रकार से ये नियम प्रतिपादित हुआ है। तो ये हमारे जो वैज्ञानिक थे कौन थे, कार्ल्स फ्रीडरिच गॉस। तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इनका नियम दिया है। किसका नियम दिया? गॉस का। अब आपको ये समझना है इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है जो कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे कि कल यानी कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इससे गुजरता है, इस पृष्ठ से बाहर निकलता है।
तो कह रखा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश। अब इस पृष्ठ पर कोई ना कोई आवेश क्यों होगा, तो कह रखा है परिबद्ध कुल विद्युत आवेशों के बीच पर एक परिणामात्मक संबंध स्थापित किया गया है, यानी कि आवेश Q और साथ में यहाँ पर इसको काय से प्रदर्शित किया था, फाई ई के द्वारा। तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि आवेश और फाई ई के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया। उसी संबंध को जब हम लिखते हैं तो उसे ही गॉस नियम कहते हैं या फिर गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि गॉस की जो प्रमेय होती है और या फिर गॉस का नियम होता है वो किस प्रकार से परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों समझिए इस नियम को। तो जो बच्चे इसको याद कर सकें तो वो याद कर लें, और जो ना याद कर सके तो कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है वैज्ञानिक का नाम कार्ल फ्रीडरिच गॉस के द्वारा जो नियम दिया गया उसको गॉस का नियम कहते हैं, इतना याद रखेंगे। अब देखिए इस नियम के अंतर्गत या इस नियम के अनुसार क्या बताया गया। कह रखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि दोस्तों आपको ध्यान से समझना है फाई ई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, फिर कह रखा है उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि जुड़ा हुआ या घिरा हुआ कुल विद्युत आवेश, यानी कि दोस्तों क्या होगा क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो मतलब आपको समझना यह है कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई होगा, वो उस पृष्ठ जो भी पृष्ठ था, पृष्ठ के ऊपर क्या था, वही हमारा आवेश क्यू था। तो ये आवेश क्यू का यानी कि गुणे का निशान 1/एप्सिलॉन 0 गुना यानी गुणा होता है। तो यही रहेगा इसका दोस्तों नियम। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गॉस की प्रमेय में क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है। फिर से एक बार मैं लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ और अपने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारा बंद पृष्ठ था, मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था। तो कह रखा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, फिर दे रखा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत आवेश यानी कि Q का 1/एप्सिलॉन 0 यानी 1/एप्सिलॉन 0, जैसे कि यहाँ पर Q और एप्सिलॉन 0 जो दे रखा है उसको हम Q इंटू में 1/एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस रूप में आपको बताया था और इस रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप इसको क्लियर कर चुके होंगे और या समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये तो था डिफिनेशन जो कि मुख्य लाइन थी इसकी। बाकी याद ये रखना है कौन से वैज्ञानिक थे, उनका नाम याद रखना है, किसके किसके बीच में संबंध होता है उसको याद रखना है, और मुख्य लाइन ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में जो बच्चे इस लाइन को याद करना चाहें वो याद करें, और ना याद करें तो समझ लें केवल, और इसी लाइन के द्वारा इस संबंध को लिख सकते हैं। जैसे कि कह रखा है यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ दोस्तों, कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई सापेक्ष में E इक्वल में Q/एप्सिलॉन 0। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों रिलेशन क्या रहेगा, हमारा रिलेशन रहेगा जो कि मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन के अंतर्गत बता भी चुका हूँ पहले भी, कि फाई सापेक्ष में E इक्वल में Q/एप्सिलॉन 0। तो अब आप यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। अब फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वैस मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ सके कि मुख्य लाइनें क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका नाम याद रखना है, किनके बीच में संबंध होता है वो याद रखना है, बाकी कुछ ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो याद रखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और साथ में ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, रिलेशन रहेगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति की तरफ, यानी कि प्रूवमेंट की तरफ। तो आप समझ लीजिए यानी किस प्रकार से इसको प्रूव किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं, जो कि डायग्राम से आपको स्पष्ट कराएंगे कि डायग्राम में किस प्रकार से मतलब डायग्राम को बनाते हैं और डायग्राम के बारे में किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो चाहे आप डायग्राम को पहले समझ लें, चाहे इसके बारे में समझ लें, तो क्या होता है कि जब हम डायग्राम को बनाते हैं तो डायग्राम के बारे में जिस प्रकार से हम बनाते हैं उसी प्रकार से उसके बारे में लिख दिया जाता है। जैसे कि मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको बना हुआ डायग्राम को दिखाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ में ये हमारा क्या है, एक अल्पांश भाग है। यहाँ पर क्या है, बिंदु P स्थापित है। यहाँ पर बिंदु P स्थापित है और इसमें यहाँ पर बिंदु O है। और बात करें कि O से R दूरी पर ये बिंदु क्या है, P स्थापित है। आप समझ रहे होंगे सभी लोग। तो R दूरी पर बिंदु P स्थापित है और इस वाले जो छोटे से भाग के लिए बताया गया है उसको बोलते हैं dA। इसे बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। और साथ में अगर इसके सदिश के बारे में बात करें तो सदिश को समझ लीजिए, ये d और साथ में वेक्टर ये होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, सदिश के रूप में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो हम बताते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ लिया, उस बंद पृष्ठ में एक बिंदु O लिया, O से R दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसके चारों तरफ, बिंदु P के चारों तरफ जो इसका अल्पांश भाग है वो क्या है, dA है। और इसके साथ में इसका जो सदिश है वो d वेक्टर ये है। तो अब इसके बारे में हम करते हैं चर्चा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिलहाल आपको डायग्राम की तरफ लेकर के चलते हैं और समझाते हैं इसके डायग्राम को, फिर पहुँचते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसके डायग्राम को। वहाँ पर मैंने अपने द्वारा बना करके दिखा दिया। अब ये डायग्राम जो आपके बुक में मेंशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, हमारा बंद पृष्ठ है जिसमें बिंदु O है, O पर +Q आवेश है और इस +Q आवेश यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जो कि R दूरी पर है। बीच में कोण की बात करें तो d ओमेगा यानी घन कोण। और इस छोटे से भाग के बारे में बात करें तो dA, जिसे क्षेत्रफल अवयव बोला जाता है। और d वेक्टर ये क्षेत्रफल सदिश होता है। और n केप एकांक सदिश, वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और n केप और E के बीच में जो कोण है वो क्या है, थीटा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो पहुंचते हैं इसके रिलेशन पर, किस प्रकार से इसके रिलेशन को हम बनाते हैं। जहां पर भी दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना है, जिससे कि हम आपको बढ़िया तरीके से और इसको समझा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमने जो डायग्राम आपको समझाया था उस डायग्राम के अंतर्गत जो बिंदु O था, तो बिंदु O पर हमारा एक आवेश था, कौन सा था, +Q आवेश था। तो देखिए क्या बताया गया है कि बिंदु O पर रखे बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, जो कि कामा के रूप में दे रखा है, OP वेक्टर OP के अनुदिश है, जिसका परिमाण के बारे में बात की गई। तो आप चाहे इतना ना लिखें, अगर आपको कम करके लिखना है तो आप कम करके किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में समझ लीजिए। लिखेंगे बिंदु O या फिर मतलब बिंदु O पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी लिख सकते हैं, खाली तीव्रता भी लिख सकते हैं। तो हमको रिलेशन दोस्तों क्या मिल जाएगा, समझ लीजिए। अब आवेश कितना है, आवेश +Q यानी सिंगल आवेश है और बीच की दूरी कितनी है, R है। तो तीव्रता के लिए रिलेशन क्या होता है, जो कि एकल बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रिलेशन आपको फाइंड करवाया गया। जैसे कि E इक्वल में 1/4πε0 और Qy/R का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 के रूप में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस समीकरण का यूज हम आगे करेंगे। तो ये जो संबंध आपको प्राप्त हुआ, ये संबंध किस प्रकार से है और किसके बीच में है,
तो ये जो बिंदु मतलब वो बिंदु जो था मतलब जो पृष्ठ बना हुआ था हमारा पृष्ठ, तो पृष्ठ के अंदर जो ओ बिंदु था तो उस पर प्लस क्यू आवेश था, और ए प्लस क्यू आवेश यहाँ पर जो छोटा सा भाग था वहाँ पर बिंदु पी था, तो उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई, जो कि E इक्वल में 1/4π0 क्यू बाई आर का स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट के रूप में हमारे पास में आ गई। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इससे आगे के बारे में बात करते हैं। तो इससे आगे हम प्राप्त करते हैं, सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 के रूप में प्राप्त कर लिया। अब अगर बात करें कि यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए के बीच में कोण यदि थीटा हो, जब दोस्तों ई और साथ में डी ए के बीच में यदि थीटा कोण के बारे में, जैसे कि मैंने आपको चित्र में स्पष्ट करवाया था कि थीटा कोण कहाँ पर किस प्रकार से बन रहा था, तो थीटा हो तब अल्पांश क्षेत्र डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जब बात की जा रही है सूक्ष्म पृष्ठ के लिए, तो फ्लक्स भी सूक्ष्म ही रहेगा, ये भी आपको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ तक आपको क्या करना है। अब देखिए ये जो मतलब लाइनें कहीं कहीं हैं, इन लाइनों के अनुसार जो हमको संबंध मिलता है वो मिलता है डी फाई ई यानी सापेक्ष में ई इक्वल में वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। अब अगर यदि वेक्टर और हटाते हैं, जैसे कि इसकी चर्चा हम पीछे मतलब कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको घनकोण के बारे में समझाया था, उसमें भी चर्चा थी। तो जब हम सदिश के रूप में ये जो दे रखे हैं वेक्टर, इनको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बढ़ जाएगा कोण के लिए, तो ये मिल जाएगा ई डी ए और cos थीटा। तो अब आपके लिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि डी फाई ई बराबर में क्या है, ई डी ए और cos थीटा है। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है कि जो ई का मान यहाँ पर जो आया है ई, और पीछे समीकरण जो हमने 1 समीकरण बनाया था, तो 1 समीकरण में क्या था, ई इक्वल में 1/4πε0 और क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो इस वाले मान को हम ई के स्थान पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे, ई के स्थान पर रख देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, कह रखा कि समीकरण फर्स्ट से ई का मान रखने पर, तो मतलब डी फाई ई, तो डी फाई ई इक्वल में, अब ये जो है ई का मान आ गया 1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर, इसके स्थान पर। बाकी डी ए, तो डी ए है, cos थीटा है, यानी कि बाकी हमारा जितना भी संबंध रहा वह जीव का त्यों रहा। सिर्फ हमने क्या करा कि समीकरण फर्स्ट से ई के मान को यहाँ पर पुट करा दिया दोस्तों। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। फिर दे रखा है Q को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो Q आ गया 1/4πε0 आया, साथ में डी ए cos थीटा और अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर इसे दोस्तों हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, यानी कि 2 से इसको भी प्रदर्शित करा दिया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फाई ई। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो ये डी फाई ई के इक्वल में रहेगा। तो इसे समीकरण नंबर दोस्तों 2 मानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब अगर यदि बात करें कि जहाँ पर हमारा समीकरण नंबर सेकेंड आया था, तो वहाँ पर एक मतलब संबंध आया था कि डी ए cos थीटा पर में आर स्क्वायर, तो उसको क्या मानते हैं उसकी चर्चा करते हैं और समझते हैं। तो कह रखा है कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा हो तब, तो आपको समझना है कि डी ए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर बराबर में डी ओमेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में समझना है। समीकरण नंबर 2 को हमने प्राप्त कर लिया और डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर के स्थान पर डी ओमेगा को रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड में। तो अतः समीकरण सेकेंड से यानी डी फाई ई इक्वल में क्यू बाई 4πε0 और जो बाकी स्थान पर आ रहा था उसकी जगह पर डी ओमेगा को पुट कर दिया जाएगा। तो ये हमको अगला संबंध मिल जाएगा, जो कि आपके लिए निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। अब हम दोस्तों इसमें ये किसके लिए दे रखा है, ये सूक्ष्म के लिए दे रखा है। तो सूक्ष्म से हम किस में जाएंगे दोस्तों, पूर्ण की तरफ जाएंगे और पूर्ण जब पृष्ठ के लिए निकालना है, जब पूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा,
फाइनल डिसीजन के अंतर्गत पहुंच जाएंगे और हम इस संबंध को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि पहले हमने सूक्ष्म के बारे में चर्चा कर ली, अब हम पूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी संबंध आया है। तो देखिए साफ साफ कहा गया है कि अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब की बात में क्या कर रहा है, अब की कह रहा है कि पूरे पृष्ठ के अंतर्गत। तो पूरे पृष्ठ में पहले था डी फाई, अब डी हट जाएगा तो क्या बचेगा, फाई ई बचेगा। अब मैंने आपको दो मतलब संबंध बताए थे। एक था कि जब छोटे छोटे भागों को हम जोड़ते हैं, छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं जो सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है, एक इसके द्वारा या फिर एक बंद इंटीग्रेशन के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसमें भी जब इंटीग्रेशन करा देते हैं छोटे से भाग का तो हमको पूर्ण संबंध प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बंद इंटीग्रेशन के माध्यम से करवाया गया है। तो देखिए समझने का इसको भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर यानी कि फाई ई इक्वल में अब यहाँ दे रखा है बंद इंटीग्रेशन और डी फाई ई। यानी डी फाई ई क्या है, जो पीछे वाला था, यानी कि पूर्ण प्राप्त करने के लिए छोटे वाले का हमको क्या कराना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कराना होगा। तो यहाँ पर बंद इंटीग्रेशन चिन्ह है। और डी फाई ई जो कि समीकरण अभी हमने फाइंड किया था, पहला एक फर्स्ट था, एक सेकेंड था, उसके बाद में लास्ट संबंध जहाँ पर हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास में क्या संबंध था, वो था डी फाई ई और इसके इक्वल में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में डी ओमेगा। तो ये जो रिलेशन था वो हमारा आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस डी फाई की जगह पे इस मान को रख देंगे जैसा कि यहाँ पर रखा गया। यदि दोस्तों कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और पूछते रहेंगे इसको। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें क्या है भाई, जो डी जहाँ पर दे रखा है डी ओमेगा, तो इससे संबंध रह जाता है केवल, बाकी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर कर लेंगे और साथ में बंद इंटीग्रेशन और साथ में क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या रह गया कि डी ओमेगा के बराबर में क्या रखना है, इसके बारे में हमको ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्या रखा है कि परंतु बंद इंटीग्रेशन डी ओमेगा यानी कि संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण जिसका मान 4 पाई होगा। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि यदि हमारा कोई बंद इंटीग्रेशन है और डी ओमेगा दे रखा है, तब जब कोण के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि जो डी ओमेगा होता है वो खाली क्या बचता है, ओमेगा बचता है। और ओमेगा बराबर में दोस्तों हम क्या पढ़ चुके थे, 4 पाई पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, 4 पाई आएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके स्थान पर हमको क्या रख देना है, 4 पाई रख देना है। यानी कि इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। तो 4 पाई रख देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके लिए यहाँ पर आपको संबंध दिखाया गया है, बंद इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल में 4 पाई। अतः संबंध मिलेगा कि फाई ई इक्वल में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 4 पाई आ गया, किसकी जगह पे, बंद इंटीग्रेशन और डी ओमेगा की जगह पे। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और अंत में फाइनल होकर के हमको मिल जाएगा कि फाई सापेक्ष में ई इक्वल में क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यही रहता है हमारा संबंध और इसी को बोलते हैं गॉस की प्रमेय। यानी कि फिर से आपको बता देते हैं संबंध क्या मिलता है, फाई ई और इक्वल में क्यू बाई एप्सिलॉन 0। जैसा कि जब हमने गॉस का नियम पढ़ा था या फिर संबंध के बारे में पढ़ा था तो उत्पत्ति में भी हमको वही उतनी चीज़ लानी थी। तो यह रहता है इसका संबंध दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे, और जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में दोस्तों में अवश्य शेयर करना है, और साथ में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बतानी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।